दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती कहीं जाने लग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दीनहीन और गरीब आदमी जाने लग रहा था। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो प्रभु हो, इस आदमी की गरीबी दूर कर दो। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता, इसके नसीब में ही गरीबी लिखी हुई है। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, नहीं, आप तो भगवान हो, आप नसीब लिखने वाले आप और सब कुछ करने वाले आप तो आप इसकी नसीब भी लिख सकते हो, इसके नसीब में धन दौलत भी वो कर सकते हो। तो उसने उसको काफ़ी समझाया, माता पार्वती को काफ़ी समझाया कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसके कर्मों के कारण लिखा होता है, और इसमें कोई भी दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोचने समझने की शक्ति परमात्मा ने सिर्फ इंसान को दी है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसे कर्म करता है तो वो तो फिर उसका नसीब ही है, और उसको नहीं बदल सकती, प्रकृति भी नहीं बदल सकती, और मैं भी नहीं बदल सकता। लेकिन पार्वती जी ने जिद कर ली कि नहीं, इसका नसीब बदलो और इसको धन दौलत दो इसको। अब शंकर भगवान थे, भोले थे, उन्होंने कह दिया ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक हीरो की थैली थैली में हीरे डाल के न, और वो आदमी पैदल जाने लग रहा था तो उसके रास्ते में डाल दिए, और वो बोला देख ले अब। तो वो हीरे जैसे नज़दीक आए ना, अचानक उस आदमी के दिल में पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में। उसने सोचा कि ये जो अंधे आदमी हैं, ये कैसे चलते हैं? कैसे फ़ील होता होगा इनको चलने में? तो उसने सोचा कि आज मैं ये फ़ीलिंग लेता हूँ, वो कैसे चलते होंगे। तो उसने आँखें बंद कर ली अपनी, और आँखें बंद करके न और वो चलने लगा, तो कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर चला होगा, 100-200 मीटर, तब तक वो हीरे निकल गए। और उसने फिर अपनी आँखें खोली को हो ऐसे चलते हैं अंधे आदमी। तो शंकर भगवान ने कहा कि दिखाई दिया, मैंने तो हीरे डाले थे ना, लेकिन इसने खुद ही अंधा बनने की सोची कि अंधे आदमी कैसे चलते हैं, तो वो खुद अंधा बन गया, अंधा बन गया तो मैं क्या करता? बोली नहीं, नहीं, इसको एक मौका और दो। बोला, चलो ठीक है, दे देते हैं। तो शंकर भगवान ने फिर एक थैली, हीरों की थैली उसके सामने डाल दी। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं तो थोड़ी दूर चला, थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए ताकि अच्छी तरह फीलिंग हो। तो वो जैसे वो हीरो की जो थैली थी नज़दीक आने लगी, उसने फिर सोचा कि फिर एक बार फीलिंग लेके देख, तो उसने फिर अपनी आँखें बंद कर ली, और आँखें बंद करता-करता वो काफ़ी दूर तक चला, तब तक वो हीरो की जो थैली थी वो फिर पीछे चलेगी। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि देखा, मैंने 2 बार प्रयास कर लिया ना, इसके नसीब में नहीं थे तो ये अंधे की तरह चला, इसने अपनी आँखें बंद कर ली। तो उसने कहा नहीं, मेरे कहने से तीसरी बार और चल, एक बार इसकी उसमें डाल दो, और अब की बार है ना, ये ज़रूर, 2 बार तो आदमी गलती कर सकता है, तीसरी बार नहीं कर कर सकता। बोला ठीक है, तीसरी बार भी डाल देता हूँ। उसने तीसरी बार भी डाल दी। तो उस आदमी ने अचानक सोचा कि चलो, चलने का तो मैंने देख लिया, लेकिन अगर कोई गड्ढा आ जाए, कोई पत्थर आ जाए तो अंधे आदमी उससे कैसे बचते होंगे? तो वो हाथ में एक लकड़ी से कर न अब कल्पना करके तेरे हाथ में लकड़ी, और वो ऐसे-ऐसे करके ना रोज़ चलने लगा, आँखें बंद करके न, और कभी थोड़ा इधर ओले, कभी उधर ओले, और वो फिर चलता गया, तो उसने फीलिंग ले ली, लेकिन तब तक तो अंधे की फीलिंग तो उसने ले ली, लेकिन वो हीरो की वो फिर चलेगी थैली। तो उसने कहा अब तो देख लिया कि जिसके नसीब में ही मान-सम्मान और धन-दौलत ना हो, रुतबा ना हो, तो फिर वो उसको हासिल नहीं कर सकता। वो कुछ कर्म ही ऐसे कर देता है कि वो सारे मान-सम्मान को खो देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही आज के दिन मेरे को एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक और पहलवान दिखाई दे रहा है, जो कि दुनिया के विश्व स्तर पर जिसका नाम होना चाहिए था, लेकिन आज वो न सिर्फ़ उसकी कुश्ती पतन की तरफ जा रही है, बल्कि उसका नाम भी पतन की तरफ जाने लग रहा है। तो वो कौन पहलवान है, मैं आपको बताऊँगा सारा सब कुछ। तब तक आप से एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं बस अभी गया और अभी आया 5 सेकंड के अंदर दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी ये पीछे मधु किश्वर जी की जो किताब आई थी मोदी जी के बारे में, उसमें एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। अ, उसमें मधु किश्वर ने अपने वीडियो में बोला, किताब में भी लिखा है कि जो जितना बड़ा धर्माधिकारी, उतना ही बड़ा व्यभिचारी। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं, लगभग सभी, जिनके व्यभिचारों को नज़दीक से देखा है, कवर किया है, और उनको महसूस किया है कि ये तो वास्तव में व्यभिचारी आदमी है। खैर चलिए, अब हम बात कर रहे थे खेलों की। तो दोस्तों, खेलों के अंदर भी मैंने एक चीज़ कई बार कही है कि जो जितना बड़ा खिलाड़ी, उतना ही बड़ा अहंकारी। जी हाँ, दोस्तों, जब ये कोई भी खिलाड़ी वो बिल्कुल ज़ीरो से जाके न और बिल्कुल दुनिया में कि हीरो के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, दुनिया में नाम पैदा करता है,
तो वो अपने अहंकार के कारण या फिर कहिए नसीब में उसके में ये लिखा था उसके कारण या अपने कर्मों के कारण ऐसा कुछ कर देता है कि जिससे जो उसको हीरो होना चाहिए था, लोग उसको घृणा का पात्र समझते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था सुशील कुमार का, पहलवान सुशील कुमार। वो पहलवान सुशील कुमार जिसने एक इतिहास रचा था और जो पूरी दुनिया के पहलवानों के लिए आदर्श हुआ करता, वो अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही गलत फैसलों के कारण पूरी दुनिया का घृणा पात्र बना। क्यों? क्योंकि उसके नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था कि उसने कर्म ही ऐसे किए। और दोस्तों आजकल एक और पहलवान को मैं देख रहा हूँ कि उसके जो फैसले हैं, वो ऐसे हैं कि वो उसकी न सिर्फ़ उसकी कुश्ती को धरातल की तरफ लेके जा रहे हैं, फर्श की तरफ लेके जा रहे हैं, पर जब बल्कि उसका जो नाम था, वो जो अर्श में था यानी आसमान में था, वो वापस फर्श पे आने लग रहा है, नाम भी उसका मिट्टी में मिलने लग रहा है और वो है विनेश पहलवान। जी हाँ दोस्तों, विनेश पहलवान जी को मैं किसी भी सूरत में सुशील कुमार से कम नहीं माना करता कुश्ती जगत में। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट ही वो ऐसी पहलवान थी जिसने गीता और बबीता फोगाट से भी ज़्यादा उपलब्धि हासिल की। और वो विनेश फोगाट जिसने गीता और बबीता को तो ये कहिए कि उनके पिताजी महावीर फोगाट जी थे, वो उनकी छत्र छाया में थी, हर वक्त वो उनके मार्गदर्शन में तैयार थे। जबकि विनेश फोगाट जब 7 साल की थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी माँ को कैंसर हो गया था, यानी वो उनसे भी नीचे की स्थिति में थी, ग्राउंड लेवल पे थी। और फिर भी न सिर्फ उन चीज़ों से वो उभर के सामने आई, बल्कि एक तरह से द्रोणाचार्य की तरह, जैसे द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा था, वो द्रोणाचार्य का लड़का होते हुए भी इतना नाम नहीं कमा पाया जितना कि अर्जुन ने, उसके शिष्य ने नाम कमाया। और वही विनेश फोगाट ने भी किया कि विनेश फोगाट महावीर फोगाट जी की लड़की ना होते हुए भी उनकी लड़कियों से भी ज़्यादा नाम कमाया, मान सम्मान कमाया, ज़्यादा बड़ी उपलब्धि कमाई। लेकिन फिर भी अपने फैसलों के कारण वो जितना बड़ा नाम होना चाहिए था, वो उस नाम से भी वापस से वो नीचे की तरफ आज गीता फोगाट और बबीता फोगाट के नाम से भी नीचे उनका नाम होने लग रहा है। और उनकी कुश्ती का जो वो है वो भी नीचे जाने लग रहा है। एक तो वो टाइम था जब विनेश फोगाट ने 3 बार के ओलंपिक में हिस्सा लिया, यानी 3 बार के ओलंपिक, देश की पहली महिला है जो 3 बार जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया हो। और गीता और बबीता ने तो दूसरी बार भी नहीं लिया, पहली बार में जो लिया, पहले ही दौर में दोनों बहनें बाहर हो गई थी। और विनेश फोगाट है वो फाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान थी जो फाइनल तक पहुंची थी। लेकिन अब इसको फिर ये कहेंगे, नसीब ही कहेंगे कि वहाँ पर जाकर भी फाइनल में पहुंचकर भी वो डिस्क्वालीफाई होगी। ये तो था नसीब कि उसने अपने नसीब में था ही नहीं उसके में। जैसे मैंने वो कहानी सुनाई थी अनदेखी कि जो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसी तरह नसीब की बात थी। तो नसीब में ओलंपिक में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल था ही नहीं। लेकिन अब बात करते हैं कर्मों की। तो दोस्तों कर्म भी ऐसे रहे विनेश फोगाट के कि जिससे और ज़्यादा उनका नाम है जो धरातल में जाने लग रहा है। वो कैसे? अभी मैं उनके लेटेस्ट एक बयान को देखने लग रहा था। उन्होंने बयान दिया, अब ये जो ब्रजभूषण वर्ल्ड रैंकिंग कुश्ती की जो प्रतियोगिता चल रही है गोंडा के अंदर, उसमें उन्होंने कहा, पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो ये गोंडा में है, ये उसके ब्रजभूषण के प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और ये अगर यहाँ पर मेरे को कुश्ती नहीं खेलने दी जाएगी, मेरे को जिताया नहीं जाएगा। और पहले उन्होंने कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो 6 पीड़ित पहलवान थी जिनके साथ ब्रजभूषण ने शोषण किया था, उनमें से एक मैं भी हूँ। यानी जिस चीज़ नाम को बाहर नहीं आना चाहिए था, वो भी खुद उन्होंने अपने उसके खुद नाम लेके ना पब्लिक में जाहिर किया। तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग की 2 साल हो चुके हैं विनेश फोगाट को, तो दोबारा से कुश्ती में लौटना मुझे नहीं लगता है कि उनका सही फैसला था। क्यों? क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल होता है जो अगर 1 महीना भी कोई पहलवान प्रैक्टिस ना करे तो बहुत पीछे चला जाता है, मीलों पीछे चला जाता है, क्योंकि रोज़ाना की प्रैक्टिस का गेम है। और विनेश फोगाट न सिर्फ माँ बन के ने 1 साल वो, और उससे पहले भी 1 साल वो राजनीति में उतर के 2 साल के बाद उन्होंने फैसला लिया कुश्ती जगत में आने का। तो 2 साल में तो बहुत पहलवान उनसे आगे निकल चुकी होंगी, बहुत नई पहलवान आई होंगी। तो उनको पता नहीं अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा विश्वास था या दाँव पेचों पे ज़्यादा विश्वास था या अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि 2 साल के बाद उन्होंने
कुश्ती में वापसी करने की सोची, ठीक है, ये उनके हौसले की दाद देनी चाहिए। उन्होंने दोबारा से हिम्मत दिखाई, इसके लिए वो साधुवाद की पात्र है, उनको सलाम करना चाहिए। लेकिन कम से कम उनको ये तो सोच लेना चाहिए था कि जिस कुश्ती के कारण उन्होंने दुश्मन पैदा किए, अगर नाम कमाए तो दुश्मन भी पैदा किए, वो दुश्मन तो अब भी सामने होंगे। और फिर जब खुद जाकर ना वहाँ रजिस्ट्रेशन करते ही जब वो ये कह दिया उन्होंने कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, जब 100% नहीं दे पाएँगी तो किस लिए हिस्सा लिया उसमें? क्या पहले से पता नहीं था कि ब्रजभूषण वहाँ मिलेगा और गोंडा में रजिस्ट्रेशन, और गोंडा में वो जो वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन है वो भी उसके अंदर है, गोंडा के अंदर ही है, तो फिर वहाँ किस लिए नाम जाके न अपना नाम लिखवाया वहाँ? क्या ये नहीं पता था कि जिस ब्रजभूषण को उन्होंने आरोप लगाया उसके ऊपर, उसको कोर्ट तक घसीट के ले गई और उनको अपने उससे त्यागपत्र देना पड़ा, डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट से त्यागपत्र देना पड़ा, और उसी के कॉलेज में वो जाके न दोबारा से अपना वो नाम लिखवाते हैं। तो क्या उनको ये नहीं पता था कि वो किसी न किसी रूप से अपना तो वो बदला लेगा ही लेगा। प्रैक्टिकल में और सिद्धांत में फ़र्क होता है दोस्तों, दिन-रात का फ़र्क होता है। ये सैद्धांतिक बातें तो हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अब उसको गोंडा में, यूपी में नहीं करना चाहिए था, जो डब्ल्यूएफआई का वर्तमान में प्रेज़िडेंट है संजय सिंह, उसको वहाँ नहीं करना चाहिए था, किसी और स्टेट में नहीं करना चाहिए था। तो प्रैक्टिकल बात तो ये है कि अगर 1 मिनट के लिए हम ये कल्पना कर लें कि विनेश फोगाट को हम मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो सबसे पहले विनेश फोगाट अगर किसी को मंत्री बनाएगी तो वो अपने हस्बैंड को बनाएगी, बजरंग पूनिया को बनाएगी, या फिर अपने किसी निकट उसको मंत्री बनाएगी। क्यों? क्योंकि जब उसको ये पता है कि पावर तेरे हाथ में है तो दूसरों को बनाए, क्यों ना अपनों को बनाए। तो यही काम वो करने लग रहे हैं, ब्रजभूषण करने लग रहे हैं। ब्रजभूषण जी ने जो इतनी मेहनत से इतने साल तक उसमें मेहनत की थी, तो कौन कौन ऐसा नेता है जो अपनी पावर को, अपने दबदबे को खत्म कर देगा? अपने आदमियों को बैठाते, प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, क्या मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी पंचायत का भी चुनाव लड़ा था और सीधा उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तब उनके ऊपर तो उँगली नहीं उठी। तो आज ब्रजभूषण जी के ऊपर कैसी उँगली उठ रही है कि वो अपने अपने आदमी को उन्होंने बना दिया। हर कोई अपनी चलती में हर कोई चलाता है, ये तो है प्रैक्टिकल। दूसरा, अगर विनेश फोगाट की बात करें, तो जब आज विनेश फोगाट ने ये कहा है कि मेरा भी ब्रजभूषण जी ने शोषण किया था, तो अगर जब ब्रजभूषण का ने जिस दिन शोषण किया था उस दिन आवाज़ क्यों नहीं उठाई विनेश फोगाट ने? क्या उसी दिन आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी कि मेरा वो करने लग रहा है, शोषण करने लग रहा है? क्या तब इसलिए चुप थी कि तब इसलिए मंजूर था अपना शोषण करवाना कि मेडल चाहिए था, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन चाहिए था? यानी एक मेडल के लिए तो शोषण मंजूर था, और आज उसको जब ब्लैकमेल करने की बारी आई या फिर उसका नाम खराब या अपना नाम बढ़ाने की बारी आई, तो आज तो शोषण याद आ गया। और अगर उस दिन आवाज़ नहीं उठाई थी तो जंतर मंतर पर ये बताइए कौन सी नैतिकता थी आंदोलन करना? उस दिन का आंदोलन करने की नैतिकता नहीं बनती थी, नैतिकता उसी दिन बनती थी जिस दिन शोषण किया। क्यों नहीं उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया? क्यों नहीं पब्लिक में उसको खींच के बाहर लेके आए कि ये ब्रजभूषण मेरा शोषण करने लग रहा है? तब तो एक लालच के लिए चुप रही, और आज ये सोच के कि जिस तरह जंतर मंतर पे धरना देने के कारण सरकार को ब्लैकमेल कर दिया था, सरकार को वो कर दिया था, और वो भी एक विपक्षी पार्टी के मोहरे के रूप में उसकी डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट के ऊपर जो लोग कब्जा करना चाहते थे उनके मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनी। तब उसको ब्रजभूषण को वहाँ पर घसीट के लेके आए, और आज जब ये सोच रहे क्या मैं आज भी ब्लैकमेल कर लूँगी सरकार को, अगर इस तरह की सोच है तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी सोच में कामयाब हो पाएँगे, कि वो जंतर मंतर की तरह दोबारा से सरकार को ब्लैकमेल कर पाएँगे, सरकार को झुका पाएँगे। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो दोबारा से सफल हो पाएँगे। अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की जब जिस आदमी को अपने प्रधान पद के डब्ल्यूएफआई के प्रधान पद से हाथ धोना पड़ा, तो वो अपना हिसाब किताब तो बराबर करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी हो। छोटे से छोटे आदमी को भी अगर पावर दे दी जाती है तो सबसे पहले वो भी अपने दुश्मनों को निपटाता है। तो आज अगर ब्रजभूषण विनेश फोगाट को अगर निपटाने की सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपना इंतकाम लेता है। और रही बात इस चीज़ की, शुरुआत भी कर चुकी है जो डोप डोप टेस्ट है, जो डोप टेस्ट पिछली बार होना चाहिए था विनेश फोगाट का, उसमें वो जब प्रेज़ेंस नहीं थी तो उसके ऊपर नोटिस जारी हो गया, और इसी तरह नोटिस जारी होकर दूसरे रूल बनाए कि वो अपना हिसाब किताब तो बराबर करेंगे ही करेंगे। इसमें नैतिकता की उसकी कोई बात नहीं है। हाँ, रही बात एक चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये जो हरियाणा के पहलवान हैं,
इनको वो खुडे लाइन लगाने लग रहे हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से लगाने लग रहे हैं, आंदोलन से पहले से ही लगाने लग रहे हैं। और वो ये है कि वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ कुश्ती का हरियाणा के अंदर है उसको ख़त्म किया जाए और पहलवानों को उनको पार्टिसिपेशन से दूर रखा जाए। और उसका तरीका ये है कि जब पहलवान अपने उम्र का सर्टिफ़िकेट लेके जाता है ओपन से दोबारा करके ना, तो वो उसको उम्र का मैच नहीं हो पाता तो उसको 4 साल के लिए बैन लगा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि वो सिर्फ़ उसी प्रतियोगिता से बाहर होना चाहिए, 4-4 साल के लिए नहीं। 4 साल के लिए अगर किसी पहलवान को बैन किया जाता है तो उसका करियर ख़त्म हो जाता है। और ऐसे ब्रजभूषण और संजय सिंह ऐसे करने लग रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसके खिलाफ पहलवानों को आवाज़ उठानी चाहिए। 4 साल का बैन बिल्कुल सरासर अनुचित। और बजरंग पूनिया भी इस 4 साल के बैन के कारण अपना करियर ख़त्म कर चुके हैं। तो इस मामले में तो वो देना चाहिए था, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इस बैन के खिलाफ तो बजरंग पूनिया आवाज़ नहीं उठा रहा। जबकि शोषण के खिलाफ वो आवाज़, ठीक है, शोषण अगर हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ, मैं उसको गलत नहीं मानता, लेकिन गलत उस चीज़ को मानता हूँ कि जब खुद के साथ कोई गलत होता है और उसको आप किसी लालच में आँखें बंद कर लेते हैं, तो वो गलत है। और उसके बाद जब वक़्त निकल जाता है, फिर उस लकीर को पीटना, साँप निकलने के बाद लकीर को पीटने का कोई महत्व नहीं रहता। तो अब मैं समझता हूँ कि दोबारा से ये फैसला कुश्ती जगत में आने का जो फैसला लिया है विनेश फोगाट ने, वो मेरे हिसाब से तो ब्रजभूषण शरण को एक मौका देना है अपने करियर को ख़त्म करने का। तो ये फैसला, जब इतने नाम कमाया है तो दुश्मन भी उतने ही पैदा किए हैं। तो इतने दुश्मन पैदा किए हैं तो दुश्मन तो आप वक्त आने पर अपना हिसाब किताब करेंगे ही करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो फैसला था उचित नहीं था विनेश फोगाट को दुश्मनों को देखते हुए। उस पे नहीं कि वो उसको हक नहीं था, बिल्कुल अगर वो वर्ल्ड लेवल पे पहुँची है तो उसको दोबारा से कुश्ती में लौटने का हक था, अगर उनकी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि ये शरीर के दमखम का मामला, और उसको विश्वास था तो वो दोबारा उसमें आ रही हैं। लेकिन कम से कम स्ट्रैटेजी भी देख लेनी चाहिए थी, अपने उनकी जिनसे वो टकरा रही है उनकी ताकत भी देख लेनी चाहिए थी, काफ़ी चीज़ों पर वो कर लेना चाहिए था। ख़ैर, लेकिन अब इसको नसीब कहिए या कर्म कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे लगता है कि अब विनेश फोगाट का कुश्ती का करियर तो कोई है रहा नहीं है। अगर कोशिश भी करेंगे तो इस तरह के जो एलिगेशन है या इस तरह के नियम हैं उनका सामना करके खुद बाहर होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि अपना और काम करें। और चलिए दोस्तों, वैसे तो बातचीत और भी बहुत है, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरी वीडियो सही है, तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।